पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय किस आंदोलन से जुड़ा है? बताइए, किसान आंदोलन से? नहीं जी। स्वदेशी आंदोलन से? हाँ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि भारत माता की कल्पना सबसे पहले किसने की? बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कमेंट में जवाब दीजिए कि कौन होगा। ऑप्शन ए होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नहीं जी। ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल में पढ़ते हैं। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? बताइए कि वंदे मातरम किस पुस्तक, गीतांजलि से? नहीं जी। आनंद मठ से? हाँ, यही आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम जो है ना पुस्तक कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए, असहयोग आंदोलन जो था वापस क्यों लिया गया? आपको बताना है कि जो असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? साइमन कमीशन? नहीं जी। चौरा चोरी हत्याकांड? हाँ, यही से चौरा चोरी हत्याकांड से के कारण ही असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। अब आपको कमेंट में बताना है कि असहयोग आंदोलन किसने चालू किया था। देखिए, अगला सवाल का है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किस घटना से हुआ? नमक कानून से? दांडी मार्च से? नमक कानून से नहीं, दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे? तो दांडी मार्च से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक तिलक है, सुभाष है, गांधी जी है? हाँ, गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ना, देखिए राम बिहारी बोस ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन ये सबसे पहले किए थे, लेकिन कहीं कहीं आपको चंद्रशेखर आज़ाद भी आ जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो चंद्रशेखर आज़ाद को आप मार दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन का है कि आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? बताइए क्या था? करो या मरो? ये तो महात्मा गांधी का क्विट मूवमेंट पर भारत छोड़ो आंदोलन में। इनकलाब जिंदाबाद? ये भी नहीं था। जय हिंद था। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए, भारत का विभाजन जो था किस वर्ष हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1947 में? कब हुआ था? तो 1947 में हमारा भारत का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 210 नंबर सवाल है कि माउंट बेटन योजना कब आया था? 1945 में? नहीं जी। 1946 में? नहीं जी। 1947 में? हाँ, 1947 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए, कन्याकुमारी है? नहीं, इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु कौन होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए कमेंट में कि लक्षद्वीप होगा? नहीं, अंडमान निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताइए कि मानसून शब्द हिंदी से नहीं, संस्कृत से नहीं, अरबी से लिया गया है। मानसून शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? अरबी से लिया गया है। देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? बताइए, मानसून से होती है, चक्रवात से होती है? नहीं जी, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन कहाँ होता है? आपको बताना है कि चावल भारत में कहाँ सबसे अधिक होता है? बिहार में होता है? नहीं जी। पंजाब में होता है? नहीं। चावल जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ उत्पादन होता है? तो बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि गेहूं सबसे अधिक कहाँ उत्पादन? उत्तर बिहार में? नहीं, उत्तर प्रदेश में हो जाता है गेहूं सबसे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जूट की खेती किस मिट्टी में उपयुक्त मानी जाती है? बताइए, जूट की खेती सबसे अच्छा कौन से मिट्टी में? काली में? नहीं। लाल में? नहीं। जलोढ़ में? कौन सी मिट्टी में? जूट खेती के लिए जलोढ़ में। जूट की खेती के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है? बिहार में नहीं होता है जी। असम में? हाँ, असम में चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? असम में। अगला सवाल का है, खनिज किस प्रकार का संसाधन है? खनिज नवीकरणीय है? नहीं नहीं, नवीकरणीय मतलब का जिसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो खनिज, सभी खनिज को हम लोग पुनः प्राप्त थोड़ी ना कर पाएंगे, ये नहीं होगा। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय हो जाएगा, जो पुनः हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए, एक बार यूज कर ले तो वो समाप्त हो जाएगा। तो अनवीकरणीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल का है 220 नंबर हमारा कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। काला सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। देखिए, 221 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? मनोरंजन के लिए? नहीं। सरकार बदलने हेतु? अगला ऑप्शन देखते हैं कि जनता की भागीदारी। हाँ, जनता जहां आ जाए और लोकतंत्र आ जाए, दोनों को मर्ज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जनता की भागीदारी हेतु के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे अगर अभी कोई मान लेते हैं पीएम मोदी जी है, अब दूसरा व्यक्ति, अगर मोदी जी अच्छा काम नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति इसमें क्या करेगा? इलेक्शन खड़ा होगा, उससे को सपोर्ट करके हम लोग जिता देंगे। तो हम लोग जनता की भागीदारी हेतु लोकतंत्र में चुनाव करना जरूरी होता है। यानी 221 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल का है कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार होता है करना, सत्ता प्राप्त करना? यही ऑप्शन हो जाएगा कि राजनीतिक दल क्या कोशिश करता है? सत्ता प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि भारत में राष्ट्रीय दल की मान्यता
कौन देता है? जितने भी राष्ट्रीय दल है उनको मान्यता राष्ट्रपति देता है? नहीं जी। संसद देता है? नहीं जी। चुनाव आयोग? हाँ, चुनाव आयोग देता है। राष्ट्रीय दल की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीय दल है? वर्तमान में जो है भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो 7 दल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, दबाव समूह का उदाहरण कौन सा है? दबाव समूह का उदाहरण कौन सा है? चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, मजदूर संघ। तो यही हो जाएगा, मजदूर संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का अर्थ क्या होता है? सभी अमीर, सभी को एक वोट। हाँ, समानता का अर्थ क्या होता है? सभी को एक वोट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है? एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है? राज्य का नागरिकता, केवल केंद्र की नागरिकता, दोहरी नागरिकता, विदेशी नागरिकता। तो केवल केंद्र की नागरिकता। हमें कैसी नागरिकता मिला है? हमें कैसी नागरिकता मिला है? एकल नागरिकता मिला है। दोहरी नागरिकता कहाँ का है? आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या? जैसे हमारा भारत जो देश है, बहुत प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और उन सभी धर्मों को अपना अपने मन से मान सकते हैं, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यानी सबको समान हक मिला है। तो सभी धर्मों से समान दूरी, यही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। धर्म विरोधी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता, सभी धर्मों के से समान दूरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? बताइए। सरकार चलाने हेतु, निष्पक्ष न्याय हेतु, कानून बनाने हेतु, कर लगाने। तो निष्पक्ष न्याय हेतु। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगला सवाल क्या है हमारा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है। संविधान की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 230 का। अगला सवाल क्या है? विकास का सबसे अच्छा संकेत क्या होता है? विकास का सबसे, यही मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक होगा। देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है? एक औसत आय लिया जाता है प्रति व्यक्ति आय में, कि किसी का घर में जैसे 5 सदस्य है तो उस घर का कितना एवरेज आय पांचों आदमी से मिलकर मिलता है, वही कहलाता है प्रति व्यक्ति आय, औसत आय। ऑप्शन नंबर बी राइट। देखिए, सतत विकास का होता है? तेज विकास, बिना संसाधन बचाए विकास, ये सभी नहीं होगा। भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, यही ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग विकास करते हैं वही क्या कहलाता है? सतत विकास। अब देखिए, भारत में सबसे अधिक गरीब लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? तो जो गरीब लोग रहेंगे ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? शहर में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में जो ज़्यादातर गरीब रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कम मजदूरी? नहीं जी। कोई नियम नहीं। निश्चित वेतन और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है? बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास है? निजी व्यक्ति के पास, सब कंपनी, सरकार के पास होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार के पास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और निजी क्षेत्र का उदाहरण क्या है? रेलवे है, डाकघर है। देखिए, रेलवे सरकारी है, डाकघर भी सरकारी, एलआईसी भी सरकारी। टाटा जो है ना, निजी क्षेत्र, निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैश्वीकरण से उपभोक्ता को क्या लाभ होता है? वैश्वीकरण से क्या लाभ? कम विकल्प, गलत बात है। महंगे सामान? नहीं। अधिक विकल्प। देखिए, वैश्वीकरण से क्या होता है? बहुत सारे कंपनियां खुल जाती है, अब आपके पास बहुत ज़्यादा विकल्प हो, आप यहाँ से भी सामान खरीद सकते हैं, तो अधिक विकल्प हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए, विदेशी कंपनी के भारत आने से क्या बढ़ा है? कीमत बढ़ा है, गलत बात है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ा है। क्या बढ़ा है? कंपटीशन बढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? आयात बढ़ाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना। आयात बढ़ाना नहीं, घरेलू उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि ऋण क्या है? ऋण मतलब क्या होता है? कर्जा। अब ऋण क्या है? बचत। बचत थोड़ी ना होगा, उधार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋण मतलब क्या होता है? उधार किसी से लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? ऋण। देखिए, 242 क्वेश्चन है कि बैंक से ऋण लेने पर क्या देना पड़ता है? टैक्स, गलत बात है। ब्याज, ब्याज। ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, ब्याज देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह किससे संबंधित है? बड़े उद्योग, छोटे छोटे ऋण, यही होगा, छोटे ऋण से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि साक्षरता का अर्थ क्या होता है? लिटरेसी का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेसी? पढ़ा लिखा सकना। हाँ, ऑप्शन नंबर पढ़ल लिखल सकना ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के लिए? शिक्षा का अधिकार तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कंपलसरी है, इनको शिक्षा मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जनसंख्या संसाधन क्यों कहलाती है? जनसंख्या संसाधन क्यों कहलाती है? आपको बताना है। बोझ है, गलत बात है। उपयोगी नहीं, गलत बात। उत्पादन में सहायक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। देखिए, अगर जनसंख्या भी हम लोग संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं। संसाधन मतलब क्या? जो हमारे काम में आए वो क्या कहलाता है? संसाधन।
अगला सवाल क्या है कि कौशल युक्त जनसंख्या क्या कहलाती है? मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और क्या है पूंजी मशीन। तो क्या होता है कौशल युक्त जो हमारा जनसंख्या क्या कहलाता है? एक प्रकार का मानव संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि भारत में मानव संसाधन का विकास किससे होता है? शिक्षा से होता है, स्वास्थ्य से होता है, परिरक्षण से होता है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बताइए कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? अंक लाने हेतु, समाज समझने हेतु, नौकरी हेतु, प्रतियोगिता हेतु। बताइए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्यों? अंक लाने के लिए, समाज को समझने के लिए हम लोग का चीज पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग सेट 6 का और 50 सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार का मुख्य कारण क्या था? औद्योगिकी, सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक चेतना, उपरोक्त सभी। देखिए यूरोप में इन सभी के कारण हमारे क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यही नारा था। ऑप्शन नंबर बी था फ्रांसीसी क्रांति का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और हमारे जो आर्टिकल में भी फ्रांस से लिया गया है, इसको जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान में। बताइए यंग इटली का स्थापना कौन किया था? यंग जो इटली का था मेजनी किए थे। कौन किए थे? मेजनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? बताइए कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1876 नहीं जी, 1870 नहीं, 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कब हुआ था? मॉडर्न एजुकेशन का शुरुआत कब हुआ था आपको बताना है। तो मुगल काल में नहीं, अंग्रेजी शासन में, जब ब्रिटिश शासन आया था ना, तो आधुनिक शिक्षा का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी उसका हो जाता। अब बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी? सीमित थी, गलत बात है। नगण्य थी, मतलब ना के बराबर थी, ऐसा बात नहीं है। सक्रिय थी, महिला भी बढ़ चढ़कर उसमें योगदान ली थी। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन था? तो याद रखिए जेम्स हिकी था। कौन सा? जेम्स हिकी था पहला समाचार पत्र, जेम्स हिकी। अब देखिए बंगाल गजट का था, एक समाचार पत्र था। बंगाल गजट तो था, आंदोलन नहीं था, समाचार पत्र था, जो पहला बार हिंदी में छपता था, समाचार पत्र। 259 नंबर सवाल का है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राम गोपालाचारी नहीं, लॉर्ड माउंटबेन। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेन था। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत का संविधान विश्व का कैसा संविधान है? सबसे छोटा, गलत बात है। सबसे कठोर नहीं, सबसे लंबा और लिखित संविधान है, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ओके, अगला सवाल क्या दिया है हम लोग को कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए कि कुल कितने। अभी देखिए वर्तमान में तो 8 है, पहले 7 था, तो 8 अभी केंद्र शासित प्रदेश है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 262 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है? अरब सागर में नहीं जी, बंगाल की खाड़ी में, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में है। अगला सवाल क्या है कि लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अब देखिए लक्षद्वीप कहाँ होगा? अरब सागर में होगा। अंडमान कहाँ होगा? बंगाल, तो अरब सागर में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भारत की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण है, भूमध्य है, या बताइए उष्ण कटिबंधी? यही है, उष्ण कटिबंधी मानसूनी। हमारे भारत के जो जलवायु है उष्ण कटिबंधित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सा है? गेहूं है, चावल है? तो चावल है, सबसे ज्यादा क्या है? चावल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए नहर सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? बताइए किस? पारदीप नहीं, हिमालयी क्षेत्र में नहीं, उत्तरी मैदान में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई का होता है उत्तरी मैदान में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? टिहरी नहीं, भाखरा नंगल, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाखरा नंगल परियोजना में सबसे ज्यादा विद्युत जल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? बताइए परंपरागत स्रोत कौन है? सौर नहीं, पवन नहीं, बायोगैस नहीं, कोयला हो जाएगा। परंपरागत कौन सा होगा? कोयला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा क्या है? एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो अनवीकरणीय नहीं होगा, ये गलत बात है। नवीकरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है? उसको विकास रोकने, गलत बात है। पर्यावरण संतुलन के लिए क्या होता है? पर्यावरण संतुलन के लिए हम लोग संसाधन का विवेकपूर्ण, उसको बुद्धि से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़्यादा अति दोहन करेंगे तो समाप्त हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग नहीं कर पाएगी। तो हम लोग पर्यावरण को से बचाने, संतुलन रखने के लिए हम लोग उसको विवेकपूर्ण यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति? तो जहां लोकतंत्र आए तो वहां पर जनता देख लीजिए, जनता मारिए चुपचाप बिना कहे होता जनता। ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुदलीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है? बहुदलीय में क्या होता है कि बहुत सारे दल मिले, एक दल थोड़ी ना होगा, 2 दल भी नहीं होगा, कई दल मिलकर बहुदलीय बनाती है, तो कई दल मिलकर बहुदलीय होते हैं। देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? जैसे एक सत्ता, इसका टूट जाना, अलग अलग भागों में चल जाना। शक्ति बढ़ा देना, जनता की भागीदारी हेतु कर वसूली नियंत्रण करना, तो शक्ति बढ़ाना जनता की भागीदारी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या होता है?
केंद्र मजबूत करना, राज्य मतलब जनता का निर्णय शामिल करना, यही होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है, जनता को निर्णय में शामिल करना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राज्य घोषित करती है? बताइए, जो प्रस्तावना है भारत को कैसा, केवल लोकतांत्रिक, गलत बात, केवल सामाजिक नहीं, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये कंपटीशन के भी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बताइए, मौलिक अधिकार किससे सुरक्षित है? संसद से? नहीं जी। सरकार से? नहीं जी। सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब राज्य का नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? बताइए, न्यायालय से? नहीं। सरकार के लिए दिशा निर्देश। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? अधिकार कम करना, नागरिकों को जिम्मेदार बनाना, यही ऑप्शन हो जाएगा। नागरिक को क्या करना? जिम्मेदार बनाना। मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या होता है? नागरिक जो है, जानता है, उनको जिम्मेदार बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अब देखिए, भारत का संविधान संशोधन कौन करता है? जो भारत में जो संविधान संशोधन होता है, राष्ट्रपति करते हैं? नहीं। न्यायालय? नहीं। संसद करते हैं। संसद के पास वो हक होता है जो संविधान को क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे संसद के मिला है, वो टेरिटरी को भी चेंज कर देता है, अपने में मिला सकता है संसद। आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन का घोषणा कौन कर सकता है? देखिए, केंद्र में आपातकालीन का घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्य में कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे राज्यपाल है नहीं, तो ये साफ साफ बात है कि केंद्र का बात कर रहा है, तो राष्ट्रपति घोषणा करता है आपातकाल का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विकास का स्तर, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का केवल आय बढ़ाना, गलत बात, केवल उद्योग नहीं। जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार होगा तो उसमें केवल आय भी बढ़ जाएगा, उसमें आय भी बढ़ हो जाएगा, शिक्षा भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, सब तरीका से वो ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए, अगला सवाल क्या है? मानव विकास सूचकांक में कौन सा शामिल नहीं है? आय शामिल होता है, शिक्षा भी शामिल होता है, स्वास्थ्य भी, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे अगला सवाल क्या है कि गरीबी उन्मूलन का मुख्य साधन क्या है? दान है, रोजगार। यही गरीबी कब दूर होगा? जब रोजगार रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार होगा, हर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, वो काम करेगा तो क्या होगा? गरीबी से ऊपर उठेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेरोजगारी से कौन सी समस्या बढ़ती है? बताइए, बेरोजगारी से कौन सी? उत्पादन में, गलत बात है, अपराध होता है। जब ज़्यादा बेरोजगार रहेगा, लोग काम धंधा नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा, अपराध करेगा। तो यही ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संगठित क्षेत्र में श्रमिक को क्या सुविधा मिलती है? कोई नियम नहीं, सामाजिक सुरक्षा। उन्हें क्या मिलती है? एक सामाजिक सुरक्षा मिलती है, यही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का लाभ, सेवा, सेवा करना क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का काम ही होता है क्या करना? लोगों की सेवा देना। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण से भारत में क्या परिवर्तन आया? वैश्वीकरण से क्या परिवर्तन आया? विकल्प घटे हैं, विकल्प बढ़ा है, गलत बात है। प्रतिस्पर्धा हाँ क्या हो? कंपटीशन। वैश्वीकरण से क्या हो? भारत में कंपटीशन बढ़ा है, बहुत सारे कंपनियां आई है, वो अपना बढ़ाना चाहती है, तो कंपटीशन बढ़ा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों आती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों आती है? सेवा हेतु। केवल सेवा का उद्देश्य उनका नहीं होता है, नुकसान हेतु, ये भी गलत बात है। सस्ता श्रम और बाजार। देखिए, अगर कोई भी कंपनी क्यों आएगी? उसको कम पैसा में मजदूर मिल जाए, साथ में उसका प्रोडक्ट जो है बाजार में उसको सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां, मतलब उसका खपत हो, तभी तो कंपनियां आएगी यहाँ पे। तो यही ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता को जागरूक क्यों होना चाहिए? ठगा ना जाए। देखिए, उपभोक्ता को बात यही सही है कि अगर उपभोक्ता अगर जागरूक नहीं रहेगा तो उसको ठग सकता है लोग, तो ठगा ना जाए, इसी कारण उसको क्या किया है? उनको जागरूक रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार बढ़ाना, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि जागो झरक जागो किससे संबंधित है? कर से, गलत बात है, उपभोक्ता जागरूकता से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उपभोक्ता जागरूकता से। लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर दिए, और इतना क्वेश्चन में आपने कितना सही किया कमेंट में बताइएगा। और जो आपको नहीं समझ में आया है, जो आपको नहीं पता था, उसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये बोर्ड में पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।